नाउ जस्ट रिकॉर्डिंग इट। एंड आई थिंक ये 25 क्वेश्चंस उसमें बचे हुए थे। वही 25 क्वेश्चंस, वही 25 क्वेश्चंस हमें जो है वो करना है, दोबारा कवर करना है रिमेनिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 76 है, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन्स टू स्टिक इन हिज कास्ट। ये कार इन हिज कास्ट, स्टिक इन हिज कोट होना चाहिए था, नॉट कास्ट। दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ ब्राउनिंग पोयम द लास्ट लीडर। हु इज द लास्ट लीडर? शेली, रॉबर्ट सदे, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्स या वर्ड्सवर्थ आपको याद होगा, मैंने बताया था व्हेन रॉबर्ट सदे डाइड इन 1843 ही गॉट लाउरियरशिप। और उनकी वो लाउरियरशिप मिलने के बाद ये लाइन किसने लिखी हुई है? ये लाइन जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने सोनेट द लास्ट लीडर में उन्होंने लिखा हुआ है। तो दिस लाइन इज अबाउट हुम? दिस लाइन इज अबाउट वर्ड्सवर्थ व्हेन ही गॉट द लाउरियरशिप एंड लेफ्ट हिज ओन पीपल। हिज ओन पीपल का मतलब जिसके साथ वो रहते थे। तो ये बातें उन्होंने लिखी, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा वर्ड्सवर्थ के लाउरियरशिप ग्रहण करने के बाद, क्योंकि ये कहा जाता था वर्ड्सवर्थ वाज द पोएट ऑफ कॉमन पीपल। और अब आम आदमी की आवाज को कौन सुनेगा, आम आदमी के बारे में कौन लिखेगा, क्योंकि अब वो तो किसी राजा या रानी के कोर्ट की शोभा बन गए। The phrase egotistical sublime was first used by Keats in his letter to Richard Woodhouse dated 27th October 1818. For whom was this phrase used by him? Shelley, Wordsworth, रॉबर्ट सदे, सैमुअल टेलर कॉलेज। ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जब जॉन कीट्स में पढ़ाया था निगेटिव कैपेबिलिटी और इगोटिस्टिकल सबलाइम। जो पुराने हमारे स्टूडेंट हैं उनसे बात। जी, वर्ड्सवर्थ के लिए एग्जैक्टली वर्ड्सवर्थ। जो इगोटिस्टिकल सबलाइम है, ये इगोटिस्टिकल सबलाइम एक फ्रेज है। इस फ्रेज को जॉन कीट्स ने एक लेटर के माध्यम से, वह लेटर उन्होंने अपने दोस्त रिचर्ड वुडहाउस को एड्रेस किया था, उनको उन्होंने 27 अक्टूबर 1818 को लिखा था। और यह फ्रेज उन्होंने किसके लिए यूज किया है? वर्ड्सवर्थ के लिए यूज किया है। निगेटिव कैपेबिलिटी किसका कॉन्सेप्ट है? या जॉन कीट्स का कॉन्सेप्ट है। टच स्टोन मेथड किसका कॉन्सेप्ट है? ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव किसका कॉन्सेप्ट है? टीएस एलियट का कॉन्सेप्ट है। आफ्टर हुज डेथ वाज वर्ड्सवर्थ मेड द पोएट लाउरिएट। किसकी मौत के बाद वर्ड्सवर्थ को पोएट लाउरिएट चुना गया था इन 1843? विलियम हैजलिट, कॉलरिज, रॉबर्ट सदे, लॉर्ड बायरन। रॉबर्ट सदे, या अभी हम लोगों ने यही बात किया था कि रॉबर्ट सदे की मौत के बाद उनको क्या चुना गया था? उनको लाउरियरशिप उनको मिला हुआ था। तो 78 का सी। Now the next question, but Europe at that time was thrilled with joy. France standing on its top of golden arts and human nature seeming born again. What time of Wordsworth referring to in the above line? The age of the Renaissance, the beginning of the industrial age, the period of discovery of new lands, the period of the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जो ये लाइन लिखी गई है, ये किसमें आई हुई है? या प्रील्यूड में। प्रील्यूड कब लिखी गई थी? या 1805 में लिखी गई है, 1850 में पब्लिश हुई है। 1805 में लिखी गई है, 1850 में पब्लिश हुई है। और यह जो पब्लिशिंग है यह उनका पास्थुमस वर्क था। पास्थुमस वर्क वह वर्क होता है जो पोएट के मरने के बाद पब्लिश होता है, उसको क्या कहा जाता है? पास्थुमस, POSTHUMOUS, पास्थुमस। सो वी फाइंड व्हाट वी फाइंड कि इसमें जो बात बताई गई है वो किसको लेकर के? फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बताया गया था।
आगे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लिस वाज इन दैट dawn टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन द एबव लाइन्स आकर इन वर्ड्सवर्थ। ये पोयम वर्ड्सवर्थ की किस लाइन में आकर होती है? टिल्टन अबे, इमॉर्टैलिटी ओड, द प्रील्यूड, द एक्सकर्जन। द प्रील्यूड, एग्जैक्टली। द प्रील्यूड 1805 में लिखा गया, 1850 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। और जो द प्रील्यूड है वह उनका पास्थुमस वर्क है। यह जो है ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है। और प्रोफेसर एबर कॉम्बी ने द प्रील्यूड के लिए जो टाइटल दिया है वो क्या है? द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। Who asked his friends to have carved into his gravestone only the following words, not his name: here lies one whose name was written in water। कई बार ये पूछा जा चुका है। अभी उसकी दो, जॉन जॉन कीट्स, जॉन कीट्स का है। अभी जॉन कीट्स की 200वीं सेंचुरी मनाई गई थी। 200 सेंचुरी उनका बनाया गया था बर्थ एनिवर्सरी को लेके। और ये लाइन बार बार गूगल पर और न्यूज़पेपर में भी बार बार आ रहा था कि हियर लाइज वन हुज नेम इज रिट इन वाटर। इट्स अबाउट whom? इट्स अबाउट जॉन कीट्स। Now question number 82, forever wilt thou love and she be fair. In which ode of Keats listed below does this line occur? Ode on indolence, ode on a nightingale, ode to Psyche, ode on a Grecian urn। I या ode on a Grecian urn, चूंकि उस या या दिस इज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। उसके पीछे रीजन ये है, यहाँ पे जो लव की बात उन्होंने कहा है, जब वो अर्न पर देखते हैं कि वहां पे कैसे बिलव्ड हैज बीन चेस्ड बाय सम मेन एंड ही आल्सो फाइंड्स दैट देयर इज अ फेस्टिविटी एटमॉस्फियर। उस चीज को उन्होंने लिखा हुआ है कि फार एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर, और वह हमेशा फेयर रहेगी। शी बी फेयर का मतलब जो वह बिलव्ड है, जिसको जो है लवर चेस कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती कभी मुरझाएगी नहीं। जो बिलव्ड जो है हम अपनी लाइफ में देखते हैं, शी विल बी फेडेड, वह फेडेड हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट द बिलव्ड दैट हैज बीन इनग्रेव्ड या जिसका अपना अर्न पर जिसका अपना पेंटिंग किया गया है, दैट विल रिमेन फॉर एवर। तो उन्होंने उसको लेकर के ये बात कही हुई है। Name the poet who woke up one morning and found himself famous. P.B. Shelley, Lord Byron, Robert Browning, Coleridge। Yeah, Lord Byron, that's good। Name the poet who woke up। तो खुद लॉर्ड बायरन ने कहा कि मैं अगली सुबह उठा और अपने आप को पाया कि मैं प्रसिद्ध हो गया हूँ। 83 का। और ये लाइन जो है डब्ल्यू जे लॉन्ग, जब आप लॉर्ड बायरन खोलेंगे तो लॉर्ड बायरन के डब्ल्यू जे लॉन्ग की किताब में ये लाइन उन्होंने इसको एज इट इज कोट किया हुआ है। और एन इमराल गाइड में जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये लाइन, जब आप रॉबर्ट ब्राउन सॉरी इनको लेंगे, क्या नाम है आपका, लॉर्ड बायरन को, वहां पर भी ये लाइन यूज की गई है। रॉबर्ट सदेज, अ विजन ऑफ जजमेंट इज अ ludicrous eulogy of क्वीन मेरी, जॉर्ज सेकेंड, चार्ल्स सेकेंड, जॉर्ज थर्ड। आई या क्वीन मेरी को लेकर के इसमें रहा है। रॉबर्ट सदेस, अ विजन ऑफ जजमेंट इज अ ludicrous eulogy ऑफ क्वीन मेरी को लेकर के उन्होंने ये बात कही हुई है। एंड रिमेंबर दैट कि जो अब आप जब आप रॉबर्ट सदे की बात करते हैं, विजन ऑफ जजमेंट, तो वो लेक पोएट की कैटेगरी में आते हैं। और ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, उनके साथ साथ आपके कॉलरिज और आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। Shelley was expelled from the Oxford University for the publication of The Mask of Anarchy, Hellas, on the necessity of atheism, the revolt of Islam। या ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। जितने लोग हैं, मैंने शेली जब डिस्कस किया था तो लेक्चर में बताया था कि शेली को प्रोफेसर्स ने स्कूल से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था?
उन्होंने ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म नाम का एक पैम्फलेट लिखा था कि आखिर आज के समय में नास्तिकतावाद की जरूरत क्यों है, उसको लेकर के, इसीलिए उनको वहां से निकाल दिया गया था। नाउ द नेक्स्ट। जी, 1811 परहैप्स, बट आई एम मिसिंग एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन डेट वही है ऐसे ही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, a words tale of kids begin with the above line, identify the words। या इंडीमियन, इंडीमियन। ये लाइन बहुत ज्यादा, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, और एक दूसरी लाइन, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। तो ये चीज दो लाइनें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। Which is the year 1837 taken the closing year of romantic period and beginning of the Victorian age। देखिए कितना इंपॉर्टेंट डेट उन्होंने कहा कि 1837 ईस्वी में रोमांटिक एज क्लोज होता है और विक्टोरियन एज की शुरुआत होती है। उसके पीछे रीजन क्या था? बिकॉज वर्ड्सवर्थ सीज राइटिंग दिस ईयर, वर्ड्सवर्थ ने इस समय लिखना बंद कर दिया था। बिकॉज क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन इन दिस ईयर, इस ईयर में क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर बैठी हुई थी। बिकॉज टेनिसन केम इनटू प्रोमिनेंस इन दिस ईयर, क्योंकि टेनिसन जो है इस समय एक तरह से प्रोमिनेंट पोएट के रूप में आते हैं। बिकॉज ऑल द मेजर रोमांटिक पोएट्स डाइड बाय दिस ईयर, क्योंकि सारे मेजर रोमांटिक पोएट्स इस समय तक मर गए थे। क्या रीजन रहा? या दैट इज द बी आंसर। क्वीन विक्टोरिया को सिंहासन प्राप्त हुआ था और क्वीन विक्टोरिया के नाम पर ही विक्टोरियन एज रखा गया है। तो विक्टोरियन एज की डेट जब तब से जोड़ी जाएगी जब से क्वीन विक्टोरिया को एक तरह से सिंहासन उनको मिला है, क्योंकि वह उनके नाम पर पड़ा हुआ है। Now the next question, which age is regarded as an age of astonishing variety and complexity in all social, political and literary field? Victorian age, Jacobean age, neoclassical age, romantic age? No, oh, hold, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। विच एज इज रिगार्डेड एज एन एज ऑफ एस्टोनिशिंग, या विक्टोरियन एज, विच एज इज रिगार्डेड एज एन एज ऑफ एस्टोनिशिंग वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जितना ज्यादा वैरायटी आपको इस एज में मिलेगा उतना ज्यादा वैरायटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? अगर आपको याद होगा, आपने एक लाइन पढ़ा है डोवर बीच में, जो मैथ्यूअर्नाल की पोयम है, वो कहते हैं सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। हमारा जो एज है इतना, इसमें विविधता है, इसमें कई ढंग की खूबसूरती नजर आ रही, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, और एकदम से नया है। हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर सर्टिट्यूड नॉर हेल्प इन पेन। दिस इज अबाउट whom? दिस इज अबाउट विक्टोरियन एज। 1832 में पहला रिफॉर्म बिल पास होता है। इट वाज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रक्शन। इट वाज एन एज ऑफ compromising between science and religion. It was an age of industrialization, mechanization, urbanization, mass migration of the people from village to city area। जितना वैरायटी पॉलिटिकल अप एंड डाउन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यू कांट फाइंड एनी वेयर। इसलिए इट्स अबाउट व्हाट? इट्स अबाउट विक्टोरियन एज। Who was the leader of the pre-Raphaelite group of artists in England? जो प्री रैफेलिट पोइट्री है, या जो मूवमेंट आया था, या स्कूल ऑफ पोइट्री विक्टोरियन एज में आई थी, इसके लीडर कौन थे? या दैट इज रॉसेटी, डीजी रॉसेटी। 89 का ए, हु वाज द लीडर ऑफ द प्री रैफेलिट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड? डीजी रॉसेटी। अगर आप देखिए, जो आपने क्वेश्चन, जब मैंने आपको बार बार मैं इशारा करता हूं कि अगर आप जो स्कूल ऑफ पोइट्री है, अगर आप स्कूल ऑफ पोइट्री का जो लिस्ट है जो मैंने तैयार किया हुआ, अगर आप उसको ले लेंगे तो यू विल गेट 2 or 3 क्वेश्चन। इसी 100 क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन पाया हुआ है जो कि स्कूल ऑफ पोइट्री से पूछा गया है। वो कौन कौन से 3 स्कूल रहे? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री पूछी गई है, प्री रैफेलिट मूवमेंट आपका पूछा गया है, एक और आपका आया हुआ था ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। 3 क्वेश्चन इसी 100 में आया हुआ है। तो स्कूल ऑफ पोइट्री जो काम किया गया है उस पर मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ
कि गिव टाइम और कोशिश करके उसको आप कवर करिए। और एक उसी के नीचे चौथा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय क्लर्जीमेन ऑफ ऑक्सफोर्ड, द स्कॉलर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द स्कॉलर्स ऑफ बोथ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी विट्स। C will be correct. The scholars of both Oxford and Cambridge universities. Think again. क्लर्जी में जॉन केबल उसके नेता थे ना, हेनरी न्यूमैन और जॉन केबल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट ना। और फिर अगर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था तो उस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में आपको वहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का तो कोई बात ही नहीं आती। जब आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तब आप यूनिवर्सिटी विट्स की बात करते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि यूनिवर्सिटी विट्स इट वाज अ ग्रुप ऑफ 7 स्कॉलर्स हु स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो वहां पे उन्होंने स्टडी किया हुआ था। लेकिन जब आप ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं था ना। जो क्लर्जी मैन थे उनका नाम जॉन केबल और हेनरी न्यूमैन। नाउ द नेक्स्ट, इसका 90 का ए लगाइएगा, क्लर्जी मैन ऑफ ऑक्सफोर्ड। Now the next question 91. Let knowledge grow more and more, but more of reverence in us dwell, that mind and soul according well may make one music as before. The above lines from Tennyson in Memoriam. Who do these lines imply? Supremacy of knowledge over faith, supremacy of faith over knowledge, compromise between knowledge and faith, supremacy of the Bible over both knowledge and faith. uh, देखिए जो when when you say कि let knowledge grow more and more, but more of reverence in us well, that mind and soul according well may make one music as before. The above lines are from Tennyson in Memoriam. Who do these lines? इसका जो आंसर है वो सी होना चाहिए, कंप्रोमाइज बिटवीन नॉलेज एंड फेथ। कारण यह है कि विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। जब आप कंप्रोमाइज की बात करते हैं तो कंप्रोमाइज कहाँ पे नजर आता है? साइंस और रिलीजन का मतलब ये हो गया कि साइंस ऑलरेडी नॉलेज को इंडिकेट कर रहा है, फेथ ऑलरेडी रिलीजन को इंडिकेट कर रहा है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा था कि सुप्रीमैसी किसी का होना चाहिए, बल्कि उनकी नजर में हमेशा क्या था? कंप्रोमाइज। टेनिशन के लिए कहा जाता है कि टेनिशन कंप्रोमाइज्ड बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। therefore the answer should be 91 का सी, compromise between knowledge and faith. मैथ्यू अर्नाल्ड थायरिसिस एंड एलजी रिटेन ऑन द डेथ ऑफ, किसके ऊपर? आर्थर ह्यूज क्लफ, आर्थर हैलम, एडवर्ड किंग, वर्ड्सवर्थ। आर्थर ह्यूज क्लफ। अभी अभी आपको याद होगा कि एक और स्कूल ऑफ पोइट्री पूछी गई थी, जॉर्जियन स्कूल ऑफ पोइट्री में कौन पोएट नहीं आते हैं? याद आ रहा है आपको? इसी क्वेश्चन में यही आंसर वहां पर था। तो तो आप ये देख सकते हैं, वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था। और फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्कूल ऑफ पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और करीब करीब 100 में से 5 क्वेश्चन आपको इसी पेपर में स्कूल ऑफ पोइट्री मिलेगा। और मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि स्कूल ऑफ पोइट्री का बिल्कुल टेबल तैयार करिएगा, और मैं आपको 2 दिन पहले का समय दे दूंगा। उसके बाद आपको इफ बट एक्सक्यूज ये सब आपकी डिक्शनरी में नहीं आना चाहिए, और मैं इंडिविजुअली पूछूंगा लोगों से। और अगर आप नहीं जवाब दे पाएंगे तो आप अपनी छुट्टी मान के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय वेसेक्स? वेसेक्स का क्या मतलब है? द होम टाउन ऑफ जॉर्ज इलियट, दैट इज रीजन वेयर द ब्राउन सिस्टर लिव्ड, द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट। 93 में तो या अनडाउटली सी, सी द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल आर सेट। तो वेसेक्स वह जगह है जहां पे हार्डीज के नॉवेल को सेटिंग हुआ है। जॉर्ज इलियट वाज द पेन नेम ऑफ, जॉर्ज इलियट का जो पेन नेम था वो क्या था?
क्लारा री, मेरियन इवेंस, मेरी कॉलिंस, लारा इवेंस, दैट इज सी, 94 का सी, मेरियन इवेंस। इस हाँ बी, 94 का बी, मेरियन इवेंस 94 का बी। और इसकी भी एक लिस्ट बनाई गई है, जितने आथर हैं उन सबके पेन नेम बनाए गए हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बुक में जो करीब 130 पेजेस इस बार जोड़े गए हैं वो बहुत ऑथेंटिक है। और आपको आपको क्वेश्चन जो यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत पहले क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया था, बुक बाद में आई है, लेकिन अगर आप मिलाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यू विल गेट। अब जैसे ऊपर जो वेसेक्स है, वेसेक्स के अलावा भी उसमें दिया गया है कि रीजनल नॉवेल या लोकल कलर जिसको आप कहते हैं, रीजनल नॉवेल से और कौन कौन लोग जुड़े थे। जैसे वेसेक्स इनसे जुड़ा हुआ है, ससेक्स किससे जुड़ा हुआ है, मालगुडी जो प्लेस है वो किससे जुड़ा हुआ, एक उसकी भी पूरी लिस्ट बनाई गई है। तो वहां पे भी आपको जा करके कवर करना है। आपको जो कवर करना है लोकल कलर और राइटर का निक नेम। जैसे यहाँ पे जॉर्ज एलियट का निक नेम क्या है, जॉर्ज एलियट का निक नेम मैरियन इवांस है, 94 का बी। ऐसे एलिया किसका निक नेम है, चार्ल्स लैम का। और तमाम निक नेम आप वहां पे पाएंगे जिसका जो भी रहा है, इसलिए आप उसको कवर करिएगा। चार्ल्स डिकेंस लेफ्ट वन नॉवेल अनफिनिश्ड, which of the following is that novel? Edwin Drood, or yeah, our mutual friend Dombey and Son, Little Dorrit. That is Edwin Drood. Now the next novel, which dramatist among the following did not write comedy of manner? William Wycherley, William Congreve, जॉन ड्राइडेन, जॉन वैन ब्रक। ये क्वेश्चन आपको मैं पहले बता चुका हूं जब मैं हीरोइक ट्रेजेडी पढ़ाया था पुराने लोगों को। तो ये डिस्कस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको आंसर खुद दीजिए कि 96 में जो कॉमेडी ऑफ मैनर को पूछ रहे हैं, इनमें से किस आदमी ने कॉमेडी ऑफ मैनर नहीं लिखा है? जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन जो है उन्होंने हीरोइक ट्रेजेडी के अलावा उनका रेस्टोरेशन कॉमेडी में क्या आपने उनका नाम पाया था कहीं पर, या कॉमेडी ऑफ मैनर उन्होंने लिखा हुआ है, कोई एग्जांपल आपको मिला था? जॉन ड्राइडेन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जॉन ड्राइडेन ने क्या यूज किया हुआ है, उन्होंने हीरोइक ट्रेजेडी को बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा है। और उनकी एक डायरी जो सैमुअल पेपिस की थी उसमें कहा गया कि शेक्सपियर बिकेम आउट ऑफ पैशन बिकॉज द पीपल स्टार्टेड टू वेलकम जॉन ड्राइडेंस हीरोइक ट्रेजेडी, जिसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑल फॉर लव है, जो शेक्सपियर की एंटोनी और क्लियोपैट्रा पर बेस्ड ऑन है। तो आपको ये फिर ध्यान में रखना है कि विलियम वाइकली ने कॉमेडी ऑफ मैनर लिखा, कांग्रीम ने लिखा, जॉन वैनब्रग ने लिखा, जॉन ड्राइडेन ने नहीं लिखा है कॉमेडी ऑफ मैनर। ड्राइडेंस प्ले ऑल फॉर लव इज आ, वो किसका एग्जांपल है? कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी। या अभी अभी बताया गया कि ड्राइडेन ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम ऑल फॉर लव है और वह हीरोइक ट्रेजेडी का एग्जांपल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज डॉक्टर जॉनसन डिक्शनरी पब्लिश? डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी कब पब्लिश हुई है? 1756 में, 1777 में, 1755 में, 1750 में? ऑलरेडी यू हैव गॉन की 1755 में, 98 का सी, 98 का सी। द राइटर हु सेड आई डिस्क्राइब नॉट मेन बट मैनर वाज पोप, एडिसन, स्टील, स्विफ्ट। I describe I describe not men but manner. Undoubtedly, it's the work of, या it's the statement of Steele। क्योंकि रिचर्ड स्टील ने जो है, आपको याद होगा, स्पेक्टेटर क्लब नाम का ऐसे लिखा है। और जो रिचर्ड स्टील का जो द स्पेक्टेटर क्लब है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने उनको 6 कैरेक्टर्स को लिया हुआ है। और जो 6 कैरेक्टर्स हैं वह उनके मैनर को जो है बताते हैं कि वे कैसे किस सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं। whose style was praised by Dr. Samuel Johnson as elegant but not ostentatious, familiar but not forced।
ये थोड़ा सा मुझे भी जो है आउट ऑफ हो जाएगा, मैं इसको श्योर नहीं हूँ। अगर आप में से किसी को मिला हो तो आप मुझे बता दीजिए। आई एम नॉट श्योर 100 का कि हुज ड्राइडेन के ऊपर उन्होंने बात किया है। चूंकि हेनरी फील्डिंग फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल है, जोसेफ एडिशन एसेइस्ट है, गोल्ड स्मिथ ने जो है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने शी स्टूप्स टू कांकर एक प्ले लिखा हुआ था। तो आई एम नॉट श्योर जब तक मिल ना जाए चीजें। लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि नाउ वी हैव डन 100, और 100 में मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली आई हैव लेफ्ट 10 क्वेश्चन, शायद 10 उस क्वेश्चन मैंने छोड़ा होगा। लेकिन वो 10 क्वेश्चन अब आपको मैं केवल आंसर भेजूंगा, उस दसों उस मतलब उस 10 का भी प्लस इसका भी। तो इन दिस वे यू हैव डन 100 क्वेश्चन। और फिर जाने के बाद जो है ऐसा नहीं कि आज आप इसे बंद कर दीजिए। अभी जब भी, क्योंकि अब मैं इसके बाद कुछ नहीं लूंगा, चाहे जो भी क्लासेस चली हो। इसके बाद आपका काम यह है कि इन 100 को एक बार आप दोबारा रिवाइज करिएगा। और जो काम मैंने आपको दिया हुआ था कि लिटरेरी स्कूल्स कवर कर लीजिएगा, निक नेम्स को एक बार देख लीजिएगा, और साथ ही साथ जो नॉवेल की सेटिंग वगैरह है, वेसेक्स है, ससेक्स है, मालगुडी है, कांतापुरा है, ये सब किस आथर से जुड़े हुए हैं उसकी एक बाकायदा लिस्ट तैयार की गई है। तो डू दीज थिंग एंड वी विल मीट इन द इवनिंग। हम लोग जो है शाम को मिलेंगे 4:30 पर। जी। जी आवाज आ रही, बताइए। शेक्सपियर का। हाँ, नहीं, न्यू प्लेस सही है। न्यू प्लेस इसलिए सही है ना कि इसको लेकर के हम लोग एक बार दिनेश जी चर्चा कर चुके थे। और मैं भी बार बार न्यू पैलेस पे जा रहा था, लेकिन न्यू प्लेस ही सही है, पैलेस नहीं है। किताब में क्या दिया है अगर न्यू पैलेस दिया है तो आप उसको न्यू प्लेस कर लीजिएगा, न्यू प्लेस ही सही है। जो आप कह रहे हैं वही सही है। किसका? 97 का क्वेश्चन बताइए, चूंकि हमने उसको वो कर दिया ना। 100 का क्या है? 100 का देखिए मैडम बता रहे हैं कि एडिशन है, 100 का एडिशन आप नोट कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन 10 मेरे छूटे हुए हैं वो आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे ही मुझे उसका आंसर मिलेगा वो मैं आपको भेज दूंगा। एक एक करके बोलिए जी। जी मैडम। आंसर क्या क्या दिया गया है? स्टील उसमें, या उसमें रिचर्ड स्टील बताया गया है? उसको इस आधार पे। देखिए मैडम 61 का बता रही है, उसका आंसर क्या बताइए मैडम? जोसेफ एडिशन, उसको कर लीजिएगा। ऐसा ऐसा है ना कि जो जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर दो जगह लिखा गया है, एक टीजीटी के पर्पज से और एक जगह शेक्सपियर पीजीटी वाले राइटर में शामिल किया गया है। तो हो सकता है कि जो टीजीटी वाले में हो उसमें न्यू पैलेस लिख दिया गया, हो सकता है ऐसा हो। आप उसे इंप्रूव कर लीजिएगा। और बाकी बता रहे हैं कि जो पीजीटी वाला राइटर होगा उसमें न्यू प्लेस लिखा होगा। तो सही जो दिनेश जी कह रहे हैं न्यू प्लेस ही है, चाहे यहाँ लिखा गया चाहे वहां। उसे आप जो है टाइपो एरर मान करके न्यू प्लेस कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जी शिवपाल।
नहीं विक्टोरिया, नहीं विक्टोरियन एज नहीं है, रोमांटिक एज है। कारण ये है कि लैम वाज द कंटेम्परेरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज। जो 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 ओल्ड जनरेशन ऑफ पोएट्स रहे हैं वो उनके समय के हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो किस में आएंगे, वो जो है आपके जो है रोमांटिक एज में आएंगे। अगर रोमांटिक एज नहीं दिया गया था तो उन्होंने गलत दिया हुआ था, फिर आपको जो है विक्टोरियन एज के साथ जाना चाहिए। अगर रोमांटिक एज नहीं तो जो नियरेस्ट आंसर है उसके साथ जाइए, बाकी वो रोमांटिक एज ही होंगे। जी। आई वॉज टॉकिंग अबाउट थीम। आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट थीम, आई वॉज टॉकिंग अबाउट सीन, SCENE। I was talking about scene, कि which scene occurs in which play, a list has been given there. So I think now I have to conclude and we will meet in the evening at 4:30। 4:30 बजे हम लोग इवनिंग में मिलेंगे 4:30 को, और उसमें जो है क्या करते हैं कि हम लोग बात करेंगे आपस में। ठीक हो।